page number 27. Come on the page number 27. यहाँ पर हम any matter, it is divided into two parts. One part is pure element and the other part is mixture. One part is pure element, other part is mixture. अब प्योर एलिमेंट में जो होते हैं प्योर सब्सटेंस, आई एम सो सॉरी, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड मिक्सचर, एंड एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर. देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जो कोई भी मैटर होता है चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट इज मैटर. Anything that has a mass and that occupies the space is a substance. उसी को मैटर भी कहते हैं. तो चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है. तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है आपका मिक्सचर. एक आता है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा होता है आपका मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इसमें आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस एंड दैट इज हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस. अब आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई. हमने यस्टरडे वी आल्सो स्टडीड अबाउट दिस. अब एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट के बारे में कहा जाता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो इनको और आगे हम फर्दर डिवाइड ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे कॉपर का एटम है, या कॉपर का पूरा आपके पास एक पीस कॉपर है, उसमें सारे कॉपर एटम है, तो एलिमेंट्स जो है दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस. और ये इसका एग्जांपल है कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन. ये देखिए इनका एग्जांपल है कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन. ये और सिंपल, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता. जो कंपाउंड होते हैं ये दो एलिमेंट्स के रिएक्ट करने पे बनते हैं. कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट. और इनके दोनों एलिमेंट को हम अलग कर सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस, बाय एनी अदर प्रोसेस. हैव फिक्स कंपोजिशन होती है कंपाउंड के अंदर. जैसे H2O इज ए कंपाउंड, तो आपको मालूम है 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. H2O का केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड एंड द कॉमन नेम इज वाटर. तो इसके कंपोजिशन होती है फिक्स होती है. दे कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर into its element by chemical process, by electrochemical process, by any process. जैसे by example आपके पास water है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे कंपाउंड कैन बी ब्रोकन, और इनकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है. कंपाउंड की फिक्स कंपोजिशन होती है. ये एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, और ये दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल प्रोसेस, बाय ए इलेक्ट्रोकेमिकल, by any process they can be broken down. ये देखिए ये आपके कंपाउंड है, इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है. जैसे H2O में 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन है. ये मीथेन है CH4, 1 कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन एटम इज कंबाइनिंग विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. Keep it in your mind. Here is an oxygen atom and here is an oxygen molecule. When I say O means होता है, O का मीन्स होता है ऑक्सीजन. O का मतलब होता है ऑक्सीजन एटम. O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो वहां पर ये दे कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल प्रोसेस, या बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑल्सो. तो इसमें ये आ गया. अब जो मिक्सचर है आपके वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है, मैंने यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू आल्सो, कि जो जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है. द फुल कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म होती है. उसमें जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1 चम्मच शुगर आपने 1 गिलास पानी में डाल दिया और उसको स्टर किया, प्रॉपर आपने स्टर किया, द शुगर इज फुली डिसॉल्व्ड. तो सॉल्यूट जो है वो शुगर है, सॉल्वेंट वाटर है. तो सॉल्यूट इज फुल्ली डिसॉल्व, और उसको अब और आगे आप नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस.
आपके पास एग्जांपल में दिया हुआ, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल। अगर हम वाटर और अल्कोहल को मिलाएंगे दे विल इमीडिएटली फॉर्म द होमोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, इनका कोई भी इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, जैसे सैंड है, सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट आपने मिला दिया अपने हाथ से, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। सॉल्ट एंड सॉइल मिला दिया आपने, शुगर एंड सॉल्ट मिला दिया, आपस में मिला दिया आपने दो चीजों को, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस हैज गॉट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मैंने आपको कल मिक्सचर और कंपाउंड के भी डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करे थे। फिर हमने कुछ प्योरिफिकेशन करने के या दो सब्सटेंस को अलग करने के, हाउ टू सेपरेट टू सब्सटेंस, उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी, एवापोरेशन, बाय हैंड पिकिंग, बाय व्हेन टू इमिसिबल सब लिक्विड मिक्स अप, तो उसके लिए सेपरेटिंग फनल हमने यूज करी थी। फिर हमने जो सब्लिमेबल होता है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है और एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस, अगर आपस में दोनों मिल जाए तो जैसे कैम्फर इज ए सब्लिमेबल सब्सटेंस, camphor and salts are the mix, then you can use the evaporation process या separation of the process की camphor जो है evaporation सॉरी camphor जो है वो वेपर्स बनाएगा। सब्लिमेशन वो होते हैं सब्लिमेट जो एकदम सॉलिड से डायरेक्ट दे चेंजेस इनटू द फॉर्म ऑफ गैस, दे डू नॉट बिकम लिक्विड। तो अब ये आपका एक वो हो गया। इसके बाद आप ये हो गया। उसके बाद आपका था क्रोमेटोग्राफी, उसमें एक डाई के कलर अलग करने के लिए, एक डाई में कई कलर होते हैं, उसके कंपोनेंट्स अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। और इट कैन बी आस्क्ड लाइक राइट द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में बहुत है, ड्रग्स को ब्लड से अलग कर सकते हैं, ब्लड में अगर ड्रग है तो अलग कर सकते हैं, या एक डाई के डिफरेंट डिफरेंट कलर आप ले सकते हैं, या आप ब्लड के कंपोनेंट्स भी अलग कर सकते हैं। ये सारी एक इसमें हमारा आया। उसके बाद कंडेंसेशन, सेपरेशन ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। टू मिसिबल लिक्विड जिनका की डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क है। जैसे एसीटोन इज मिक्स्ड विद द वाटर, एसीटोन विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 58 डिग्री सेल्सियस, उसको बॉइल करके उसके स्टीम को ठंडा कर दिया और वो आपको एसीटोन अलग हो गया। वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बॉइल लेटर ऑन। तो इस तरह वाटर और एसीटोन को अलग कर दिया। दूसरा है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो होता है जिसमें टेम्परेचर का फर्क कम होता है, 25 के से कम होता है, लेस देन 25 के, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई ऐसी बात नहीं है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। दिस इज यहाँ पे देखिए, दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये आपका एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि पहले एक लिक्विड जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग और उसके वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे। But at the same temperature, अगर suppose the second another liquid boils at the 90 degree temperature or 80 degree, तो वो boil हो गया, लेकिन water will boil at 100 degree, but water will becoming hot at the 80 degree और little vapors will come out, इसकी थोड़ी थोड़ी स्टीम आनी शुरू हो जाएगी। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उन्होंने स्टोन्स लगा दिए हैं, दे हैव फिक्स्ड स्टोन्स इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे एक्चुअल में उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो उनमें इतनी एनर्जी, दे विल नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी टू क्रॉस दैट पेबल्स, टू क्रॉस दैट स्टोन्स। तो वो वहीं पे स्टोन्स के रास्ते में रुक जाएंगे, क्योंकि अभी वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं बॉइल हुए हैं उनके वेपर्स, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो निकल गया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और एक एवापोरेशन है, अगर आपने इंक और पानी में पानी ज्यादा हो गया तो उसको आपने उबाल के पानी को उबाल दिया, वेपर्स को निकाल दिया, सॉलिड पार्ट आपके पास नीचे रह गया। अब इसके बाद होता है एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जब हम एक ऐसे ऐसे करके, आप एक रस्सी लो, इतनी सी, यू टेक अ लिटिल बिट स्ट्रिंग and tie the stone on the other end of the string and you rotate this in this way and then you throw it. तो वो जो गिरता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग गिरता जाकर के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग वो गिरेगा जाकर के। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो
आपने एक मशीन के अंदर आपने सारे लिक्विड डाल दिए, तो उसको जब आपने चलाया उसके चारों तरफ टेस्ट ट्यूब आपकी फिट है, टेस्ट ट्यूब लगी हुई है आपकी, तो जो आपने जब चलाया तो जिसका हाई डेंसिटी होगा वो टेस्ट ट्यूब में पहले आता जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। सेंट्रीफ्यूगल इज अ वेरी सेंट्रीफ्यूगिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उन्होंने आपकी बुक में समझाया नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन, the correct word is centrifugation. It works on the centrifugal force. तो सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क होता है प्रोसेस। देखिए यहाँ है कि एक ये मशीन है, सपोज इसके अंदर ये लिक्विड भरे हुए हैं जो आपने दो लिक्विड अलग अलग करने हैं, विच यू वांट टू सेपरेट। टू लिक्विड्स हैं विच यू वांट टू सेपरेट। तो यहाँ से आपने इसको मशीन को घुमाया या इलेक्ट्रिसिटी से या बाई हैंड, जिस भी तरह से आपने घुमाया, तो इसमें जो लिक्विड है इसमें भी ये टेस्ट ट्यूब भी घूमती है साथ में, ये भी ऐसे से बहुत तेज से घूमती हैं। तो जिसमें हाई डेंसिटी होती है वो टेस्ट ट्यूब में पहले आ जाएगा, लो डेंसिटी का इसके बाद आएगा। यहाँ पर भी हाई डेंसिटी वाला लिक्विड पहले आएगा और लेस डेंसिटी विल कम लेटर ऑन। तो दिस इज द वे यू कैन सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का फोर्स जो होता है वो सेंटर से शुरू होता है, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसका फोर्स सेंटर से शुरू होता है एंड टुवर्ड्स पेरिफेरी आता है। अब आपके पास एक बहुत ही दो तीन बातें बची हैं, सारे मेरे हो गए आपके क्वेश्चन बहुत इजीली। Tomorrow I would like to take the question answer round of another chapter also. अब आपके पास आया, बहुत ध्यान से देखिए, एयर को कंपोनेंट्स को अलग, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। कैन एवरीबॉडी टेल मी कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर में क्या क्या होता है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कंपोजिशन ऑफ एयर। Nobody can tell me? Ma'am, oxygen, nitrogen, carbon dioxide. वेरी गुड वेरी गुड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन होती है, आर्गन भी होती है गैसेस में। और इसके बाद बहुत सारी Dust particles. डस्ट पार्टिकल्स आर नॉट गैस। गैसेस हमने पूछा था, गैस कंपोजिशन क्या है, तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें सबसे ज्यादा होती है 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द एयर, किसमें अगर बहुत पॉल्यूटेड एयर है तो इट विल कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो फाइंड इनटू 1 to 2-3% आल्सो। अब इसके एयर के कंपोनेंट्स को अलग करना है। एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए सेपरेशन ऑफ एयर है, उन्होंने सेपरेशन ऑफ एयर को करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा पूरा ऑपरेटर सेटअप करा, पूरा ऑपरेटर सेटअप करा और एयर के मेन कंपोनेंट्स को उन्होंने अलग करा। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये एक यहाँ से आपने एयर को पंप करा, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? इज इट विजिबल? यस मैम। यहाँ से एयर को उन्होंने पंप करा, एयर यहाँ पर आई। एयर का कहाँ से गई? ये एयर अंडर प्रेशर है, यहाँ पे एयर में प्रेशर किया, और जब एयर अंडर प्रेशर होती है तो इट बिकम्स लिटिल कूल बट इट रिमेन्स हॉट। बहुत ठंडी नहीं हो पाती है लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये हॉट एयर इसको कहते हैं। ये हॉट एयर अगली तरफ आई, यहाँ पर आई, और यहाँ पर एक ऐसा बर्तन है, पॉट है, जिसमें कि यहाँ से हमने नीचे फ्रीजिंग वाटर डाला। फ्रीजिंग वाटर से एयर फ्रीज की वाटर के पास से होती होती इधर आ गई। जो फ्रीजिंग वाटर है वो हमने यहाँ से प्रेशर के थ्रू डाला, क्योंकि एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट वी कैन नॉट फिल द फ्रीजिंग वाटर विदाउट एनी प्रेशर। तो इस प्रेशर से जब यहाँ पे फ्रीजिंग वाटर डाला तो फ्रीजिंग वाटर यहाँ से बाहर आया, और जो कोल्ड गैस थी वो यहाँ से आई, कोल्ड कंप्रेसर ऑफ एयर, और यहाँ पर आ गई। यहाँ पर वो कूल्ड गैस, ये कोल्ड कंप्रेसर ऑफ एयर है, यहाँ पर आकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ड्राई गैस की फॉर्म में निकली। कार्बन डाइऑक्साइड गॉट सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई गैस। ये ड्राई गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। फिर जो बाकी की एयर है वो यहाँ से निकली और यहाँ पे भी लिक्विड एयर बन गई।
ये लिक्विड एयर जब यहाँ पर आई, उसके बाद ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें ऊपर से नाइट्रोजन अलग हुई और यहाँ से आर्गन अलग हुई, और यहाँ से बाकी एयर इधर आई और लिक्विड ऑक्सीजन आपको मिल गई। तो यहाँ पर जो एयर है वो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर एयर लिक्विड फॉर्म में है, आपको यहाँ से लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन और आर्गन आपने कलेक्ट करी और लिक्विड फॉर्म में आपको ऑक्सीजन मिल गई। आप द डायग्राम इज वेरी मच गिवन इन योर बुक। क्या हो जाता है, डायग्राम इज गिवन इन योर बुक। और बहुत ध्यान से इन्होंने जहां पे एयर जो है वो लिक्विडिफाई हो गई, वहां पर उन्होंने ब्लू कलर से दिखाया, ये मैंने भी उसको ब्लू कलर से दिखाया। इन दिस वे यू कैन गेट ड्राई फॉर्म, ड्राई आइस में कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। उसके बाद आपको एयर जो है लिक्विड एयर, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो गई। लिक्विड एयर से आपने नाइट्रोजन लिया, आर्गन लिया, और अंत में आके एट द एंड ऑफ द टाइम आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्राप्त हो। यू कैन मेक लिक्विड ऑक्सीजन से आप गैसेस ऑक्सीजन यू कैन मेक, बट इफ यू नीड लिक्विड ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो, लिक्विड ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड। उसको कंप्रेस्ड करके फिर उसको फिट कर जाता है सिलेंडर्स में। जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वगैरह लगाई जाती है, जब उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है तो ऑक्सीजन सिस्टम दिया जाता है, उस समय क्या होता है, वो लिक्विड ऑक्सीजन को कंप्रेस करा होता है और सिलेंडर में भरा होता है, तो वो उस सब इंडस्ट्रियल यूज में ये काम आता है। तो इसमें थोड़ा सा ही है समझने वाली बात। सबसे पहले उन्होंने यहाँ से फिल्टर करके एयर इन करी, यहाँ से फिल्टर है और यहाँ से एयर इन करने के बाद वो एयर वो एयर जो है एयर अंडर प्रेशर, ये एयर अंडर प्रेशर से इधर आई, हॉट एयर आई, फिर यहाँ पे फ्रीजिंग वाटर गया, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी, एयर उसके चारों तरफ से निकली और एयर भी ठंडी हो गई, और धीरे धीरे एयर जो है लिक्विड फॉर्म में बनती गई। और ये जब लिक्विड फॉर्म में एयर यहाँ बहुत और कोल्ड कंप्रेसर में आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ड्राई गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ड्राई आइस की फॉर्म में बाहर आई। इट इज अ ड्राई आइस। जब इतने कोल्ड कंप्रेसर से आई तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, और ड्राई आइस जब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो देन लिक्विड एयर पासेस थ्रू दिस, and now liquid air come in the fractional distillation column. This is a fractional distillation column. Now nitrogen and argon, they are again separated. Nitrogen comes above and argon here, and now that fractional column से, fractional distillation column से, it comes into another container and liquid oxygen is collected here. This is liquid oxygen. In this way the components of air आपने separate करे। उसके लिए पहले air को liquidify करा, एयर को लिक्विडिफाई करा, उसके बाद आपने अलग अलग कर दिया। और इसी तरह आपके पास मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन, जबकि दो सेंट्रीफ्यूगेशन इज नॉट गिवन इन योर बुक बट इट इज इन योर सिलेबस, कोर्स में है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, आप तो पढ़ लेना। और इसके बाद है वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं। अगर आप जो पानी हम लोग पीते हैं हमारे घरों में आता है, अगर आप पानी का रिजर्वॉयर देख लो या आप यमुना का पानी देख लो, और वो आप देख के यू कैन नॉट ड्रिंक इट। It contains lots of क्या कहते हैं dirt, lots of bacteria, और उसमें human excreta, animal excreta, they are all floating. इतनी disgusting feeling आती है कि वहाँ पे पहले गांव के लोग उधर ही जाते थे और human excreta वहाँ float कर रहा है। तो वहां पर वो पानी हम लोग को घरों में सप्लाई होता है, चाहे वो गंगा रिवर से आ रहा है, यमुना रिवर से आ रहा है, या हरियाणा में पानी कहाँ से आ रहा है कहीं और से, वो सब रेजर्वॉयर से आता है। तो उसके लिए क्या होता है कि रेजर्वॉयर में ये पानी है, दिस इज अ इम्प्योर वाटर, इसमें बहुत सारी डर्ट्स है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनिमल एक्सक्रीटा है, यूरिन लोगों ने कर दिया है, और भी गंदगी है। और गंगा में लोग वो पूजा करके वो नारियल कोकोनट डालते हैं पूजा करके, और वो लाल रंग के रिबन डालते हैं, वो लाल रंग के रेड कलर के देवी माँ के दुपट्टे डाल देते हैं, बहुत कुछ वहां पे लोग डाल देते हैं गंगा में। लेकिन अब यमुना में बैन हो गया है, मैंने देखा था वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर उसमें कोई भी चीज डालते हुए पकड़ा जाएगा उसको 1000 रुपीज का या पता नहीं 10,000 का फाइन पड़ेगा। दे वांट टू गंगा और यमुना रिवर क्लीन। अब वो वहां से एक दूसरे कंटेनर में आता है जहां पर कि उसको सॉलिड्स को सेटल करते हैं।
सॉलिड को सेटल करने का मतलब है कि ऊपर पानी ऊपर रह जाएगा, जितनी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो उसमें नीचे सेटल हो जाएगी। उसमें सेटल होने के बाद जब ऊपर का लिक्विड अलग होगा तो वो एक अगला आता है आपका, उसमें आता है वो, उसके बाद एक लोडिंग टैंक में आता है। लोडिंग टैंक में आने के बाद भी उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको चांस दिया जाता है वो और सेटल हो जाए। इसके बाद वाटर कम्स इन अ वेरी बिग टैंक, जिस टैंक में नीचे ग्रेवल है, उसके ऊपर सैंड है, उसके ऊपर पानी आता है। अब आप देखिए ग्रेवल है, सैंड है, पानी है, वहां से फिल्ट्रेशन टैंक उसको कहते हैं, जो बड़ा टैंक है, दिस इज अ फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे ग्रेवल है, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पर वाटर है। ये वाटर लोडिंग टैंक से इसमें क्या नाम लेते हैं, लोडिंग टैंक से यहाँ से उसमें आता है वो फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक से ये यहाँ पर आता है पानी, अनदर टैंक, वहाँ पे क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन क्यों किया जाता है? जस्ट टू किल द जर्म। आफ्टर क्लोरीनेशन वाटर को घरों में सप्लाई किया जाता है। ये वाटर अब घर में आता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत टाइम लेती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और वो दे हैव वेरी वेरी ह्यूज टैंक्स, बहुत बड़े बड़े टैंक्स हैं जिसमें पानी इधर से उधर, उधर से उधर। लोडिंग टैंक आर वेरी बिग, फिल्ट्रेशन टैंक आर टू बिग। और उसके बाद वो फिल्ट्रेशन टैंक से जहाँ क्लोरीनेशन होता है, जो हमारे घर में वाटर टैंक्स लगे होते हैं वो हमारी टेरेस पर, उससे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। देन दे सप्लाई वाटर टू इन ऑल ओवर दिल्ली, इन ऑल ओवर, जहाँ भी वो पानी उनका होता है। तो ये आज आपको दो मेन बात बताई मैंने, तो हाउ टू गेट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। इसमें आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन ऑप्शनल में आ सकता है। पहले एयर को हम किसी भी प्रोसेस में आते हैं तो एयर को लिक्विडिफाई करते हैं। जब एयर लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म में हमें मिलती है, नाइट्रोजन एंड आर्गन मिलते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हमें अगेन लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ये हमने एयर से लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन ली है। और इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे, इसका मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। मेडिकल लाइन में उसका बहुत यूज होता है। और नाइट्रोजन का तो आपको सबको मालूम ही है। तो ये अब आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ओनली वन थिंग इज रिमेन, दैट इज अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन। और दूसरी बात ये, आपको परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन होता है, एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा होता है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू लिसनिंग? आप लोग सब सुन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, Sir. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। तो अब क्या होता है कि आपका एक न्यूमेरिकल दिया है 2.1, एग्जांपल 2.1 दिया है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है। और उसके लिए आपका एक तो होता है, पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये देखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। मास बाय मास, दिस इज कॉल्ड मास बाय मास, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट volume of solute upon volume of solution.
These are three ways to find out the concentration of the. एक है mass of solute upon mass of solution, volume of solute upon mass of solution. तीसरा volume of solute, this is called mass by mass percentage. This is called mass by volume by mass percentage. This is called volume by volume percentage. अब आपको एक numerical दिया हुआ है example में 2.1. The example में numerical दिया हुआ है 2.1. A solution containing 40 gram of common salt. Solution में क्या है, 40 ग्राम एक कॉमन सॉल्ट है, इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसमें सोल्यूट क्या है आपका, सोल्यूट क्या है आपका, सोल्यूट है 40 ग्राम ऑफ कॉमन, 40 सॉल्ट जो है आपका सोल्यूट है, और वाटर क्या है 320 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर आपका सॉल्वेंट है, सोल्यूट क्या है जो आपका सॉल्ट है 40 ग्राम, वाटर सॉल्वेंट है 320 ग्राम. Find the mass by mass percentage. Mass by mass percentage. अब mass by mass percentage में ये पहला फॉर्मूला लगता है, mass of solute upon mass of solution. तो अब mass of solute आपका कितना है? Can anybody tell me? Mass of solute कितना है? Salt बोलो. 40 gram. 40 gram. Now mass of solvent. Mass of solvent है 30 ग्राम. वाटर कितना है बेटा? 30 ग्राम. 320 ग्राम. 320 ग्राम. सॉल्यूट का मास है 40 ग्राम. सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास मैंने पूछा है. नाउ अगेन टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? 40 ग्राम. व्हाट सॉल्यूट क्या है? ऑब्जेक्ट सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट. 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 सॉल्वेंट क्या है? वाटर. वाटर का मास कितना है? 320 ग्राम. सॉल्यूशन का मास कितना होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, हमेशा ध्यान रखो, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. इन दोनों को जोड़ देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम विल बी 360 ग्राम. ये मास ऑफ सॉल्यूशन है. अब आपका फॉर्मूला ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 40. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है बोलो? 320. 360 ग्राम. 360 ग्राम इनटू 100. अब ये कैलकुलेट करके आपका क्या आएगा? 40 अपॉन 36 इंटू 10. एक आपने काट दिया, 10 अपॉन 9. 10 अपॉन 9 10 ही आएगा ना. दिस विल बी 100 अपॉन 9. इसको आप परसेंटेज में निकाल लो. 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1%. 100 अपॉन 9 ये होगा. तो अब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करा? आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करा. सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपने ऐड करा. ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ भी सकता है. नो वंडर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए ये न्यूमेरिकल. देखती हूँ पूछा तो नहीं है कहीं. अच्छा अब आप बताइए मुझे, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, आपके पास पानी है, आप उसमें नमक डालते गए, वो थिक होता गया. एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब आप उसमें यू कैन नॉट ऐड मोर सॉल्ट. इट मीन्स दैट सॉल्यूशन हैज रीच्ड सैचुरेटेड पॉइंट. मतलब अब उसके सॉल्वेंट जो है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर सॉल्यूट. अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को नहीं ले सकते हैं. दैट स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कल हम इसका क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे और नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर. टुमारो इसका क्वेश्चन आंसर राउंड होगा. और एक इसमें और चार्ट दिया आपका विच आई लेफ्ट. ये पेज नंबर 18. ओपन योर इन योर बुक पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 ओपन हो गया. Yes, ma'am. कोलाइड्स. दे कैन आस्क यू, 4 ऑप्शन दे सकते हैं इसमें कोलाइड कौन सा है. जैसे हमारा सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, कोलाइड में क्या होता है?
डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलाइड में जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, उनमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। जैसे फर्स्ट है आपका लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेस, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस। तो लिक्विड को आपने गैस में डाला, वो एरोसोल बना, उसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट, लिक्विड इन गैस। सेकंड है डिस्पर्स्ड फेस में सॉलिड इन गैस, वो भी एरोसोल बना, वो स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। थर्ड पॉइंट है गैस इन लिक्विड, ये फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम होती है, गैस इन लिक्विड, फोम बन जाता है। ये लिक्विड लिक्विड, ये इमल्शन होता है, मिल्क, फेस क्रीम जो हम आती नहीं पॉन्ड्स की, इसकी उसकी, वो। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, सॉलिड जो है वो लिक्विड में डाला गया। गैस जो है डिस्पर्स फेस है, सॉलिड फॉर्म, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, प्यूमिस स्टोन होता है जो पैर में रगड़ने के काम आता है। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, और लिक्विड डिस्पर्स फेज है, इट विल कॉल जेल, जो जेली हम मार्केट से लाके ब्रेड पे खाते हैं, चीज एंड बटर। लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड सोल्यूशन, जैसे कलर्ड जैम स्टोन्स आते हैं, कलर्ड वो पत्थर मिलते हैं आपके स्कूल से आया नगर की तरफ जाओ तो रास्ते में वो लोग सड़क के किनारे बैठ के बेच रहे होते हैं कलर्ड पत्थर, बड़े भी छोटे भी। एक दो बार मैं भी वहां से खरीद के लाई हूँ घर में सजावट के लिए। तो वो कलर्ड जैम स्टोन्स होते हैं, और वो उनको उसमें सॉलिड एंड सॉलिड है। और मिल्की ग्लास, एक शीशा ऐसा होता है जो थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, जो बहुत बिल्कुल क्लियर थ्रू नहीं दिखता, तो वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट फिजन होती है उसमें से, तो वो उसका एग्जांपल है सॉलिड एंड सॉलिड। ये टेबल आप लोगों को यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा जा सकता है, विच वन इज ए कोलाइड, चाहे एरोसेल दे दें, चाहे फोम, चाहे इमल्शन, चाहे सॉल्ट या फोम या जेल या सॉलिड सॉल्ट। तो 1 नंबर का आपका इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यू शुड लर्न दिस टेबल बहुत अच्छी तरह। ये क्वेश्चन नंबर 2 कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह लिखवाया है। हाउ आर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये कल हमने करा। फिर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। इसकी आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, आपको दोनों का मास दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपको इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, 100 ग्राम है, दोनों ग्राम में 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है एंड 100 ग्राम ऑफ क्या है, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये बिल्कुल उसी एग्जांपल के ऊपर बनेगा, ये आज होमवर्क में करके देखना, नहीं होगा तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। अब आप ये बताइए, आपके पास एक क्वेश्चन आया है, पहला एक्सरसाइज में पीछे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेपरेशन का प्रश्न पूछा है, आप कैसे सेपरेट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, हाउ विल यू सेपरेट। सोडियम क्लोराइड को वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे आप, टेल मी, कौन सी है? मैंने कितनी प्रोसेस ये एवापोरेशन है, ये है, ये इसमें जो इमिसिबल लिक्विड है, ये क्रोमेटोग्राफी है, ये सब्लिमेशन है, तो कौन सा हो, इन 4 में ही एक है, इन 4 में एक प्रोसेस है, बोलो। इवोपोरेशन। वेरी गुड, एवापोरेशन। इवापोरेशन भी ठीक है, बट द करेक्ट बोलेंगे आप तो एवापोरेशन, ई नहीं बोलती, एवापोरेशन बोलते हैं। एवापोरेशन में सॉल्ट एंड वाटर आपका मिला हुआ है, तो जब आपने उसको उबाला तो पानी उबल के बाहर चला गया,
मैंने कल भी बताया सी वाटर से सॉल्ट ऐसे ही लेते हैं, याद है जब मैंने एवापोरेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना सी वाटर से सॉल्ट ऐसे ही लेते हैं, और यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर मिला हुआ है तो ये एवापोरेशन होता है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड containing sodium chloride और ammonium chloride, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम, क्या आंसर होगा बताओ? मैम डिस्टिलेशन। बोलो बोलो बेटा, डिस्टिलेशन। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैम डिस्टिलेशन। दूसरा है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार। एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन है जो कार के इंजन ऑयल में आ गए, फिल्ट्रेशन, ओनली फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन से आप कर सकते हैं। और आपका देख लिया डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावर पेटल। ये डिफरेंट पिगमेंट्स फ्लावर के पेटल से आप अलग अलग कलर कैसे ले सकते हैं, मैंने अभी बताया। ये है क्रोमेटोग्राफी, बताया था ना मैंने, एक चीज के कलर अलग करने की प्रोसेस, यू रिमेम्बर? तो फ्लावर का पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, पेटल्स होते हैं जो फूल की पत्तियां होती हैं, फ्लावर पेटल का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। मतलब सपोज आपके पास रेड गुलाब है या आपके पास रेड हिबिस्कस है, उनकी सारी पेटल्स लेके उसको पीस दिया या उसका एक्सट्रैक्ट बना दिया, निचोड़ दिया, उसमें से आपने उसके सारे कंपोनेंट्स को, उसके पिगमेंट्स को अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी। जब भी कलर वाली बात आएगी तो प्रोसेस विल बी क्रोमेटोग्राफी। अब आया बटर फ्रॉम द कर्ड, ई बटर फ्रॉम द कर्ड का क्या होगा? मैंने बताया, अभी बताया था मैंने ब्लैक बोर्ड पे, फिल्ट्रेशन। सॉरी वो घर में नहीं बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके, वो पेंटिंग भी देखी है मैंने, और घर में फिल्ट्रेशन। हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन, दही को देते हैं और उसमें कभी वो उससे ऐसे ऐसे करते हैं, कभी कुछ और होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से बटर जो है अलग होता है। टी लीव्स फ्रॉम टी, सिंपल फिल्ट्रेशन, चाय की पत्ती आप छानते हैं, चलनी से रोज छान लेते हैं। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, बोलो, यूज योर माइंड, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, आयरन पिन, मैग्नेट, मैम हैंड पिकिंग। हाँ मैग्नेट से आयरन उठाते जाएंगे। और वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, वो जो हस्क, तो गेहूं के ऊपर एक और चढ़ा होता है छिलका सा, वो हस्क कहते हैं उसको, तो वो विनोइंग से भी हो सकता है, उसको विनोइंग से पटक के भी अलग कर सकते हैं, विनोइंग प्रोसेस भी होती है उसमें, और उसमें ऐसा भी होता है उसको थोड़ा सा क्रश करके उसको अलग कर लेते हैं। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स बहुत फाइन है और वो वाटर में सस्पेंडेड हो रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे? बाय सेडिमेंटेशन, पहले सेडिमेंटेशन करेंगे, वो जब पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे सेडिमेंटेशन में, जैसे आप चौक खोलते हैं उस समय आपको लगेगा चौक घुल गई है, लेकिन आप एक रात के लिए चौक को घुला हुआ कंटेनर वहां पे रखते हैं, उसके जो